फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हमारा 9th क्लास रहने वाला है आपके नर्वस सिस्टम के, और यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने 1 to 8 क्लास तक में पूरा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है नर्वस सिस्टम में, एक एक पार्ट को, एक एक टॉपिक को, एक एक स्ट्रक्चर को मैंने बताया है, एक एक पॉइंट को मैंने डील किया है आपके लिए। 1 से 8 क्लास तक में पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम का, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सहित सारा एक एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस क्लास में, जो कि हमारा 9th क्लास है। इसमें डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी डिजीज़ होते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको 1 to 8 क्लासेस अच्छी लगी होंगी, है ना। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचे। इसके साथ साथ हमारे इस चैनल में आप सभी के लिए जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे जो वैकेंसी आती है, स्टाफ नर्स का हो, है ना, या एम्स का हो, नॉर्सेट का हो, डीएसएसबी का हो, ईएसआईसी का हो, एसजीपीजीआई का हो, जीपीआर का हो, है ना, सभी ऑल इंडिया ऑल स्टेट जहाँ से भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आए, पैरामेडिकल की वैकेंसी आए, मेडिकल की वैकेंसी आए, सभी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक पहुँचाना, ताकि वो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। इस वीडियो में मैं आपके लिए, जैसे आप कोई बीएससी नर्सिंग में अगर है, आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो मेडिकल सर्जिकल में होता है ना सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में की नर्वस सिस्टम, तो और जो ग्लासगो कोमा या जितने भी प्रोसीजर वाले हैं वो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं ये क्लासेस। उसके साथ साथ जैसे आप एम्स वगैरह नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये नोट्स बहुत अच्छा है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन। देन फर्स्ट टॉपिक है जीसीएस यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल। आप सभी को पता होगा, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल होता क्या है ना। तो बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। जीसीएस, चेक लेवल ऑफ द कॉन्शियस लेवल को असेस करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसमें 3 पैरामीटर होता है, EVM, ई यानी कि आई ओपन, वी वर्बल रिस्पॉन्स, एम यानी कि मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें मिनिमम जो है 3 नंबर्स होते हैं, मैक्सिमम आपके 50 नंबर्स होते हैं। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल का जो रिपोर्ट है वो कभी भी 0 नहीं होता फ्रेंड्स, है ना। अगर ये 3 है या लेस देन 3 है तो वो आपको डेथ को बताता है। ठीक है, तो डेड पेशेंट में ग्लासगो कोमा नॉट टेस्टेबल होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डेड पेशेंट का अगर ग्लासगो कोमा स्केल पूछे तो नॉट टेस्टेबल होगा, एंड सेकंड प्रायोरिटी अगर 3 है तो वो भी आपका ग्लासगो कोमा स्केल का 3 नंबर भी आपको डेड पेशेंट को बताता है, या डीप कोमा पेशेंट या डेथ पेशेंट को बताता है। ठीक है, स्कोर आपका होता है 13 to 15 आता है, मतलब फुल्ली कॉन्शियस होता है, नॉर्मल होता है, माइनर इंजरी है इसको। 9 से 12 आता है आपका तो सेमी कॉन्शियस कहलाता है, मॉडरेट इंजरी में आता है। इक्वल एंड लेस देन 10 आपका कोमा अनकॉन्शियस एंड सीवियर इंजरी में आता है। देन जो 3 होता है, 3 आपका डीप कोमा को बताता है। ठीक है, डीप कोमा या डेथ को बताता है। ठीक है, तो आपका जो स्कोर है इसमें कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा या लेस देन 3 भी नहीं मिलेगा, हमेशा 3 मिनिमम आपका 3 होता है, मैक्सिमम आपका 15 होता है। ठीक है, ग्लासगो कोमा कभी भी आपका 0 नहीं होता, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी कोई MCQs होते हैं जिसमें ग्लासगो कोमा पूछा जाता है किसी पेशेंट का, या मिनिमम कितना हो सकता है, 1 2 0 3 इस टाइप से, है ना। तो आपको आंसर 3 लगाना है, ना कि 0। ठीक, अगर किसी डेड पेशेंट का पूछे तो नॉट टेस्टेबल होगा, 0 नहीं होगा, है ना। देन इसका जो आपका पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर्स, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपके जो आई रिस्पॉन्स होते हैं इसमें 1 to 4 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये 4 नंबर से स्टार्ट होते हैं। आपका सबसे पहले आता है आपका स्पॉन्टेनियस आई ओपन। अगर कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, अपने ही आप आँख ओपन कर रहे हैं, तो उसको 4 नंबर देना है। देन वर्बल स्टिमुलाई, आप बोल रहे हैं कि आप आँख ओपन करिए, तब कर रहे हैं तो आपको 3 नंबर देना है। देन पेनफुल स्टिमुलाई कर रहे हैं, तब आँख ओपन कर रहे हैं तो 2 नंबर दे रहे हैं, जैसे आप उसको सुई चुभा रहे हैं या उसकी पिंच कर रहे हैं स्किन को, तो आँख ओपन कर रहे हैं तब आप उसको 2 नंबर देंगे। एंड नो आई ओपन, कुछ भी कर लो, आँख को ओपन ही नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको 1 नंबर देना है ना। 0 कभी भी नहीं होता फ्रेंड्स ग्लासगो कोमा स्केल में।
नोट, ए पेशेंट ब्लाइंड या स्वेलिंग इन आई नॉट टेस्टेबल, ठीक है। अगर पेशेंट के आँख में इंजरी हुआ है या वो अंधा है तो आप उसके में ये जो आई रिस्पॉन्स है इसको नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। देन आपका जो है दूसरा पैरामीटर वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में 1 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ओरिएंटेड अबाउट टाइम प्लेस पर्सन, पर्सन ओरिएंटेड है कि नहीं, उसको टाइम क्या हो रहा है, आप कहाँ हैं, यहाँ कैसे आए, ये सारा चीज़ टाइम प्लेस पर्सन के बारे में हम उसको पूछ सकते हैं, उनका नाम वगैरह क्या है। तो ये सभी से रिलेटेड अगर वो ओरिएंटेड है तो उसको 5 नंबर देना है। देन हल्का सा वो कंफ्यूज में है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता ये सब, तो उसको 4 नंबर देना है। देन इनअप्रोप्रिएट, वो वर्ड बोल रहा है, मतलब वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको 3 नंबर देंगे। एंड बात ही नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा हल्का सा कह रहा है, जैसे साउंड निकाल रहा है सिर्फ अपने मुँह से, इस टाइप से, ठीक है। तो वो आप उसको 2 नंबर दे सकते हैं। एंड देन कोई भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको 1 नंबर देना है। तो 1 to 5 इसमें होता है। पेशेंट इंक्लूड वीटी, एंडोट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में अगर है पेशेंट तो ये टेस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में पेशेंट के मुंह में जो ट्रैकियोस्टोमी लगा होता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, तो वो बोल ही नहीं पाता है ना। अगर पेशेंट इंक्यूबेट है तो ये टेस्टेबल नहीं हो पाएगा। देन आपका मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स में फ्रेंड्स 1 to 6 पैरामीटर होते हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए 6 क्वेश्चन है, तो ये 6 से स्टार्ट होता है 6 to 1 तक, ठीक है। अब पेशेंट को आपने ओबे कमांड मतलब कुछ बोला और उसने फॉलो किया तो आप उसको 6 नंबर देंगे। देन लोकलाइज्ड पेन को स्टिमुलाई किया, तब उसने देखा तो उसको, जैसे आपने बोला आँख ओपन करो, ठीक है, तो डायरेक्ट वो कर दिया तो 6 नंबर। देन आप उसको पेन या स्टिमुलाई दे रहे हैं, तब वो आँख ओपन करके देख रहे हैं तो आप उसको 5 नंबर देंगे, ठीक है। एंड विथड्रॉ नॉर्मल फ्लेक्शन, मतलब वो नॉर्मली हाथ को ऐसे उठाया बस, है ना, तो आप उसको 4 नंबर देंगे। देन डीकॉर्टिकेट, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर ले रहा है, अपने हाथ को पूरा मोड़ ले या है सी शेप में, तो उसमें आपको 3 नंबर देना है। देन डी सेरिब्रेट में आपको 2 नंबर देना है, इसमें हाथ को एक्सटेंशन कर लेता है, ठीक है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर लेता है तो 2 नंबर। देन नो रिस्पॉन्स में आपको 1 नंबर। यहाँ पे जो पॉइंट है फ्रेंड, डीकॉर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सी शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है जो पर्सन होता है वो, इसमें एबनॉर्मल फ्लैक्शन होता है, और जो डी सेरिब्रेट होता है उसमें आपका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो डीकॉर्टिकेट में 3 नंबर और सेरिब्रेट में आपको 2 नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 6 आपको मोटर रिस्पॉन्स में आ जाता है। और पेशेंट यहाँ पे सेल्फ स्टिमुलाई ट्रेपेजियस मसल शोल्डर, ठीक है, जो स्टिमुलाई यहाँ पे देते हैं लोकलाइज्ड पेन आपके जो ट्राइसेप्स मसल होते हैं उसी पे ही दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डीकॉर्टिकेट डी सेरिब्रेट का स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस टाइप से ये जो पोस्चर बना लेता है, जो पर्सन होता है वो एबनॉर्मल सी शेप में अपने हाथ को रख लेता है, तो ये होता है आपका डीकॉर्टिकेट, है ना। तो इसमें सी शेप आर्म कर लेता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है आपका, एंड इसको 3 नंबर दिया जाता है। एक्सट्रीमली सी से पेंसिल इन प्रॉब्लम विद इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर प्रॉब्लम है ऐसे पेशेंट में ये डी कॉर्टिकेट देखने को मिलता है, ठीक है। सेरिब्रल में प्रॉब्लम है तो डी कॉर्टिकेट। देन डी सेरिब्रेट में आपको 2 नंबर देना है, इसमें एक्सटेंशन होता है, आर्म का एक्सटेंशन होता है, और इसमें ई शेप का अपने आर्म्स को कर लेता है। ये प्रॉब्लम विद इन मिड ब्रेन या पॉन्स, अगर आपके पॉन्स में या मिड ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है तो हाथ को ये ई शेप का उल्टा एक्सटेंशन कर लेता है। इसमें सी शेप में और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होता है, एंड यहाँ पे मिड ब्रेन एंड पॉन्स में प्रॉब्लम होता है, ई शेप में कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन, अ पेशेंट कम इन इमरजेंसी विच हेड इंजुरी, नर्स परफॉर्म Glasgow Coma scale, patient having eye open with pain, talk in a confusion manner and withdraw self, what is a Glasgow Coma scale या level of conscious level, ठीक है। तो पर्सन का Glasgow Coma scale क्या है यहाँ पे, और पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियस आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये एक क्वेश्चन है आपका ग्लासगो कोमा स्केल को चेक करने के लिए। ऐसे ही आपके पास अगर बुक होगा तो वहाँ पे और बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ग्लासगो कोमा स्केल से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि पेशेंट हैविंग आई ओपन, है ना, विथ पेन पे वो आई ओपन कर रहा है, वो स्पॉन्टेनियस ओपन नहीं कर रहा है ना, या वर्बली वो ओपन नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे देना है 2 नंबर, ठीक है।
4 तक का होता है पैरामीटर, तो 2 चीज़ें तो उन्होंने नहीं किया, पेन दे रहे हैं तब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 नंबर। देन टॉक इन अ कन्फ्यूज़न मैनर में वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 नंबर। इसमें आपके 5 पैरामीटर होते हैं ना, वो डायरेक्टली आपसे कॉन्शियसली वो बात कर रहे हैं, ओरिएंटेड है ना, तो ऐसा तो नहीं है वो कंफ्यूज है, तो आपको 4 नंबर देना है। देन आपका जो विथड्रॉ सेल्फ व्हाट इज है ना, सेल्फ विथड्रॉ करे, तो सेल्फ विथड्रॉ में भी आपका 4 नंबर जाता है फ्रेंड्स, है ना। हमने अभी देखा 4 4 8, तो इसका 10, और 10 हमने देखा है कि 9 से 12 जो है आपका सेमी कॉन्शियस में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ग्लासगो कोमा स्केल निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ग्लासगो कोमा स्केल अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है कैलोरी टेस्ट, ठीक है। कैलोरी टेस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी होती है आपके उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो कैलोरी टेस्ट में होता क्या है, यूज टू डिटेक्ट ब्रेन डेड या सेरिबेलम फंक्शन या वेस्टिबुल फंक्शन। जो वेस्टिबुल्स होते हैं या ब्रेन डेड हो गया क्या, सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करने के लिए कैलोरी टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कोल्ड एंड वार्म वाटर पुट इन अ ईयर, आपके ईयर में कोल्ड एंड ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी जो है डाला जाता है, असेस आई बॉल मूवमेंट, ठीक है। अगर कोल्ड वाटर डालेंगे या वार्म वाटर डालेंगे, फिर आई बॉल के को असेस करेंगे उसके मूवमेंट को। देन अगर नॉर्मल रिएक्शन आता है तो काउज है ना, काउज में होगा कोल्ड वाटर डाल रहे हैं तो अपोजिट साइड मूवमेंट होगा, एंड वार्म वाटर डाल रहे हैं तो सेम साइड देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पर्सन के आँख में आप कोल्ड वाटर डाल रहे हैं तो वो अपोजिट साइड देखेगा, अगर वार्म वाटर डाल रहे हैं तो सेम साइड देखेगा। तो ये आपका नॉर्मल टेस्ट होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और जो पानी होता है वो इसका टेम्परेचर +& -7 डिग्री टेम्परेचर में होगा। अगर 36 में आप है ना 37 में आप 7 प्लस करते हैं तो 44 डिग्री हो जाता है, ये ल्यूकवार्म वाटर हो गया, और उसी में ही -7 कर दिए तो वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो +- 7 करके आपको जो है पानी को डिग्री में रखना है। देन काउ से आपको देखना है, कोल्ड वाटर में अपोजिट साइड आई मूवमेंट होगा, देन वार्म वाटर में आपको सेम साइड आई मूवमेंट होगा, ठीक है। इफ़ नो आई बॉल रिस्पॉन्स, ब्रेन डेड को बताएगा। अगर आई बॉल में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला तो, एंड एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हो रहा है तो वेस्टिब्यूल या सेरिबेलम अफेक्ट को बताएगा, ठीक है। तो इससे 2 चीज़ें हमको पता चला, ब्रेन डेड और सेरिबेलम में वेस्टिब्यूल्स अफेक्ट हुए हैं या नहीं, ये चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हुआ आपका कैलोरी टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है आपका लंबर पंचर। लंबर पंचर हमने देखा था जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे, तो है ना, जो L3 L4 जो लंबर एरिया है वहाँ पे किया जाता है ये लंबर पंचर को। आपको जो लंबर पंचर होता है उसको स्पाइनल टैप भी बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनल टैप भी बोलते हैं इसको। लंबर पंचर इज एस्पिरेशन ऑफ द सीएसएफ फ्रॉम द सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस पे सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए उसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में निडल डाल करके वहाँ से सीएसएफ को एस्पिरेट किया जाता है, ठीक है। सीएसएफ का कल्चर आपको करने के लिए 6 से 10 ml की ज़रूरत होती है, और सीएसएफ को आप 6 आवर से लेकर के आप 24 आवर तक का रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन कब कब करेंगे आप ये, तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, एंसेफेलाइटिस की कंडीशन में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीएसएफ जब बढ़ जाता है तो उसको ड्रेन कर सकते हैं। देन टोस टीबी, पॉट्स टीबी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो टीबी होता है वो। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको कब कब नहीं करना है, तो आपको जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तब आपको नहीं करना है, इसमें रिस्क होगा ब्रेन हर्निएशन का। देन इन्फेक्शन ऑन पंक्चर साइट पे इन्फेक्शन है तब, कोगुलेशन डिसऑर्डर है, ब्रेन ट्यूमर है या हेडेक है तब आपको ये सभी कंडीशन में आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में। तो अगर आपको स्पाइनल पंक्चर करना है तो कौन से पोजीशन देंगे, तो आप सी शेप या फिटल पोजीशन आप दे सकते हैं। इफ पेशेंट अनकॉन्शियस ओल्ड एज देन लेटरल पोजीशन आप दे सकते हैं, ठीक है। नीडल की बात करें तो लंबर पंचर के लिए आप जो है 22 गॉज की नीडल यूज़ करते हैं, 20 से 22 गॉज की नीडल। एंड जो 20 से 22 गॉज की जो नीडल होती है वो येलो या ब्लैक कलर की होती है, इसको एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं। देन चाइल्ड के लिए 25 गॉज का जो कि ऑरेंज कलर होता है, और न्यू बॉर्न के लिए 27 गॉज का जो कि ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो हमेशा न्यू बॉर्न के लिए 27 का ही यूज़ किया जाता है सभी चीज़ों को, ग्रे कलर का। एंड चाइल्ड के लिए येलो कलर का ऑरेंज कलर का 25 गज। देन 20 और 22 गज आपका
एडल्ट के लिए यूज़ होता है निडल। साइड की बात करें तो एडल्ट में L3 से L4, देन आपका चाइल्ड में L4 टू L5, ठीक है। क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ रहे थे तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइनल नर्व है ना, वो आपका L2 तक सप्लाई होता है, देन वो चाइल्ड में वो L4 तक भी रहता है। तो इसलिए आप जो है जो एडल्ट में L3 टू L4 नंबर पंचर होता है, एंड चिल्ड्रन में आपका L4 टू L5 नंबर पंचर साइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्री प्रोसीजर आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कंसल्ट लेना है जो भी आपके मरीज हैं उनके फैमिली है उनसे, देन ब्लैडर को एम्प्टी करना है टू प्रिवेंट द इंजुरी, साइड को प्रिपेयर करना है। पोस्ट प्रोसीजर आपको वेल ड्रेसिंग करना है, सुपाइन उसको पोजीशन देना है 4 से 6 घंटे तक, ताकि अच्छे से कंप्रेस हो वो एरिया और लीकेज ना हो। असेस फॉर द लीकेज ऑफ द CSF, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ़ CSF लीकेज प्रोवाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, प्रिवेंट हाइपोटेंशन, है ना। और NS स्टार्ट कर देना है IV, एंड लेग ऊपर करके सीने नीचे करके आपको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देना है, यानी कि जो पर्सन होता है उसको लेग को ऊपर करके इस टाइप से लिटा देना है, ठीक है। ये होता है आपका ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, एंड जिसे आपको हाइपोटेंशन से भी प्रिवेंट करते हैं अगर CSF लीकेज होता है तो ये हो गया आपका लंबर पंचर। नेक्स्ट जो होता है डायग्नोसिस वो होता है आपका EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपका ECG होता है जो कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, वैसे ही आपका ये EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यानी कि जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, वो जो फायरिंग वगैरह चलती है ना, उसको ये रिकॉर्ड करता है। ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड ऑन ग्राफ, इसको डिस्कवर किया था हेंसबर्गर ने, है ना। ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। हेंसबर्गर ने EEG का डिस्कवरी किया था, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं स्लीप स्टेज को डायग्नोस करने के लिए, सीजर के टाइप को डायग्नोस करने के लिए, स्लीप स्टेज और सीजर को डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका वाडा टेस्ट होता है, ठीक है। वाडा टेस्ट भी आपके EEG के बेस्ड पे वर्क करता है। इसमें 30 to 90 मिनट में होता है ये टेस्ट जो है। इसमें ब्रेन का जो डोमिनेंट पार्ट होता है उसको असेस करने के लिए ये टेस्ट होता है। वाडा टेस्ट में भी ऐसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं आपके ब्रेन में, सेम EEG जैसा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगाते हैं आपके ब्रेन में, ठीक। तो ये वाडा टेस्ट आपके EEG के बेस पे काम करता है। इसमें 30 to 90 मिनट तक ये टेस्ट होता है, और जो ब्रेन का जो डोमिनेंट पार्ट होता है, नॉन डोमिनेंट पार्ट उसको एसेस करने के लिए ये टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं वाडा टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका रोम्बर्ग टेस्ट, ठीक है। तो रोम्बर्ग टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, असेस द सेरिबेलम फंक्शन। जो सेरिबेलम होता है उसके फंक्शन को असेस करने के लिए ये रोम्बर्ग टेस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग टेस्ट आई क्लोज एंड असेस द बैलेंस, है ना। इट पेशेंट मेंटेन बैलेंस 30 to 60 सेकेंड, if no that is normal, and if not maintain balance then it is सेरिबेलम अफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है रोम्बर्ग टेस्ट में, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मरीज को जो है आंख बंद करने बोलना है और 30 से 60 सेकंड तक उसको सीधा खड़े रहने बोलना है। अगर वो सीधा खड़े रह पाता है देन वो नॉर्मल है, और अगर नहीं कर वो लड़खड़ा जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसमें सेरिबेलम अफेक्ट है। क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा बॉडी का जो सेरिबेलम है वही हमारे जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। और जो हमारा जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो नर्व होता है ना, जो इसमें वेस्टिबुल्स होते हैं, वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो नर्सिंग रोल होता है वो पेशेंट की सेफ्टी को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बर्ग टेस्ट, सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करने के लिए करते हैं। देन नी शाइन टेस्ट भी होता है। इसमें जो नी होता है वो सेरिबेलम, शाइन मीन्स टिबिया टेस्ट, यानी कि हील टू शाइन टेस्ट, हील टू टिबिया टेस्ट या साइन बोन टू टिबिया टेस्ट, ठीक है। तो सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को असेस करते हैं यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ वन लेग ऑन अनदर एट नी टू डाउन ऑन टिबिया, ठीक है। असेस द कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे भी सेरिबेलम के ही फंक्शन को देखा जाता है फ्रेंड्स, कि सेरिबेलम अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसी को ही असेस करने के लिए यहाँ पे नी साइन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपका एक लेग है, दूसरे लेग का नी से यहाँ से दूसरे लेग के ऊपर रखा जाता है पैर को। अगर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन सही से जमा है ना, डाउन ऑन टिबिया पे, टिबिया जो बोन होता है उस पर रखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन सही से है तो आपका नॉर्मल है, नहीं तो यहाँ पे सेरिबेलम फंक्शन
को अफेक्ट माना जाएगा अगर पर्सन नहीं कर पाता है। तो ये हो गया आपका नी शाइन टेस्ट। नेक्स्ट जो है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट इसको यूज़ किया जाता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, सेंसेशन के लिए। टेक्टाइल जो हेलुसिनेशन होता है, मतलब जो टॉक्सिसिटी होता है ना, जो नशा करने वाले होते हैं ना, उनके में जो है टेक्टाइल सेंसेशन देखा जाता है। एक होता है सब्सटेंस जिसमें देखा जाता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, है ना। तो इस टेक्टाइल हेलुसिनेशन को असेस करने के लिए न्यूरोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन, सेंसेशन से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन को असेस करने के लिए 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होता है। इसमें असेस डिस्टेंस बिटवीन 2 शार्प पिन विथ अ पॉइंट ऑन पाम एंड फिंगर। ठीक है, यहाँ पे ये होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, जिसमें एक मिनट, हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें 2 जगह से यहाँ पे फिंगर पे यहाँ पे टच किया जा रहा है। तो इस 2 जगह को पेशेंट को असेस करने बोलते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे फील हुआ है ना। इस तरीके से एक बार यहाँ पे टच कर दिए, एक बार यहाँ पे टच कर दिए। तो जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन, तो वो कहीं पे भी बता सकता है क्योंकि उसको हेलुसिनेशन है, और हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको टच करते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि कहाँ पे हुआ। अगर वो सही बता रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको टेक्टाइल हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम है, ये फाइनल हो जाता है, या न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, ये भी हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका प्यूपिल एग्जामिनेशन। प्यूपिल का एग्जामिनेशन करते हैं आपका, जिसमें आपको पहला याद रखना है आपको, P फॉर प्यूपिल, E फॉर इक्वल, R फॉर राउंड, R फॉर रिएक्टिव टू लाइट, देन R फॉर रिएक्टिव टू, L फॉर लाइट, A फॉर एकोमोडेशन, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे ये होता है कि ये हमारा जो आँख है, ये नॉर्मल आँख, ये इसका जो पेपिल का जो डायलेशन होता है 2 to 4 डायमीटर होता है ब्राइट लाइट पे, एंड डार्क में 4 to 8। इसलिए जो पेपिल का जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो 2 to 8 mm होता है, ठीक है। अगर एबनॉर्मेलिटी में जो पिपिल होता है वो लेस देन 1 mm का, यानी कि पिन पॉइंट पिपिल होता है आपके पॉन्स के डैमेज हो जाने से, अपॉइड टॉक्सिसिटी में, एंड बॉर्बिचुरेट के टॉक्सिसिटी में, ये तीनों ही कंडीशन में जो आपका पिपिल है वो लेस देन 1 mm के डायमीटर में आ जाता है। तो इससे आप जो पिपिल का जो एग्जामिनेशन है, आप टॉर्च के थ्रू लाइट दे करके इससे आप चेक कर सकते हैं। इसको पैरेलल बोलते हैं। इसमें देखा जाता है पिपिल इक्वल राउंड पे है कि नहीं, या रिएक्टिव टू लाइट पे है नहीं, अकोमोडेशन को देखा जाता है कि ये एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो 2 to 8 होता है, देन ब्राइट लाइट में 2 to 4 होता है, एंड डार्क लाइट में और फैलता है तो वो हो जाता है 4 से 8 तक का, ठीक। एबनॉर्मलिटी में लेस देन 1 mm में पिन पॉइंट पिपिल आपको पॉन्स डैमेज एंड अपॉइड टॉक्सिसिटी में, बार्बिचुरेट टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। दूसरा एबनॉर्मलिटी होता है आपका यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन, मतलब एक आंख के प्यूपिल में डायलेशन देखने को मिलेगा। ये होता है आपके थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से, जो कि ऑकुलोमोटर होता है ना। ये ऑकुलोमोटर मूवमेंट में हेल्प करता है, इसलिए ये जो यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलता है अगर ऑकुलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व आपके डैमेज हो जाए तो। देन आपका बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन आपका जो ब्रेन डेथ को बताता है ना, जब कोई पर्सन डेथ कर जाते हैं तो उसको दोनों प्यूपिल जो है आपके डायलेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है ओमिनस, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं ओमिनस साइन, और ये लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है, और इसको ब्रेन डेथ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन डेथ लिखा हुआ है, आप लिख लेना, ठीक। तो ये ब्रेन डेथ होता है लॉन्ग टाइम तक, बायलेटरल प्यूपिल डायलेशन आपके ओमिनस साइन को बताता है, और ये ब्रेन डेथ है, यानी कि पर्सन अब जा चुका है, इसको बताता है। और एक आँख में अगर है तो वो ऑकुलोमोटर डैमेज को बताता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिपिल एग्जामिनेशन। देन आपका मिड में है पिपिल, पिन पॉइंट पिपिल है, मिड पॉइंट फिक्स्ड पिपिल है, तो ये मिड ब्रेन डैमेज को बताएगा, ठीक है। पिन पॉइंट पिपिल है तो आपको टॉक्सिसिटी या पॉन्स डैमेज ये बताएगा। यूनिलेटरल पिपिल है तो आपको ऑकुलोमोटर डैमेज बताएगा। बाइलेटरल पिपिल है तो आपको ब्रेन डेथ को बताएगा। देन मिड
मिड पॉइंट पे फिक्स्ड हो गया है पिपिल एकदम लॉन्ग टाइम तक, तो आपके मिड ब्रेन डैमेज को बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का एग्जामिनेशन आपका, जैसे आपका कॉर्निया रिफ्लेक्सेस हो गया, जिसको ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। कॉर्निया, जैसे आपका आंख टच होता है, आंख अपने आप ही बंद हो जाता है, उसको ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस या कॉर्निया रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ये कंट्रोल होता है आपका फिफ्थ क्रेनियल नर्व आपके ट्राइजेमिनल के थ्रू। ठीक है। देन पिपिलरी रिफ्लेक्सेस आपका थर्ड क्रेनियल नर्व आकुलोमोटर हो गया, ये पिपिल के रिफ्लेक्सेस को मेंटेन करता है। देन आपका बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस, ये आपका नॉर्मल डिसअपियर होता है 1 ईयर में, और मे प्रेजेंट अप टू 2 ईयर, 2 साल तक भी ये प्रेजेंट रह सकता है। ये प्रेजेंट इन लाइफ मोर देन 2 ईयर, इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी को बताता है, लाइक आपके इंजुरी है ब्रेन में, है ना। अगर जो बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस है ना, बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस ये होता है। ठीक, ये आपका बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस होता है। अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इस तरीके से आप नीचे से आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो आपके जो फिंगर होते हैं, ऑल फिंगर एक्सटेंड होता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जो सभी एक्सटेंड हो रहे हैं और एक फ्लेक्शन हो रहा है, तो ये एबनॉर्मलिटी को बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं कि अगर ये जो है 1 साल तक हो रहा है तो नॉर्मल है, 2 साल तक भी रह सकता है, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर हो रहा है तो ये एबनॉर्मलिटी को बताता है। और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जैसे इंजुरी है या मेनिंजाइटिस है, कॉन्जेनाइटल इलनेस है, ये सारे चीज़ को बताते हैं आपका बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस में। ठीक है। इसमें जो है ऑल फिंगर एक्सटेंड हो रहा है तो ये नॉर्मल है। द हील स्टार्ट लेटरल टू मीडियली मूव, है ना, हील से स्टार्ट करके लेटरल से मीडियली जाते हैं, ऑल फिंगर एक्सटेंड होता है, ये नॉर्मल है। बट इफ़ टो डॉर्सीफ्लेक्शन एंड फिंगर हाइपर एक्सटेंशन, अगर आपका ये टो जो है डॉर्सीफ्लेक्शन हो रहा है नीचे की तरफ, एंड बाकी जो फिंगर है वो हाइपर एक्सटेंड हो रहा है, अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन को बताता है। ठीक, तो वही मैंने बताया, ये होता है आपका बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस। पिपिलरी रिफ्लेक्सेस, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस आपका कॉर्नियल का होता है। तो ये 3 रिफ्लेक्सेस हो गए हमारे। तो यहाँ पे आपका जो डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन है फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम का, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको सारा डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन समझ आया होगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन है फ्रेंड्स, जिससे हर साल हर MCQs हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका ग्लासगो कोमा स्केल, है ना। तो ग्लासगो कोमा स्केल को आपको बहुत अच्छे से रट घोल के पी लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs बनते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है, ऐसे ही आपको और बहुत सारे MCQs आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। आपके पास अगर कोई नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक होगा, जैसे आपके पास टारगेट हाई हो गया, NCLEX वगैरह हो गया, तो उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन की पूरी क्लासेस आपको समझ आई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें अब हमारा फ्रेंड्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन हो गया। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे डिजीज़ पोर्शन में एंटर करेंगे। ठीक है। डिजीज़ पोर्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेड इंजरी को। अब हेड इंजरी को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ और बाकी बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं आपके ब्रेन के, देन स्पाइनल कॉर्ड के, सभी एक एक डिजीज़ को कवर करेंगे लाइन से। फिर आपका जो है जो नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास से। फिर आपको इसका मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। आपको इस क्लास से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आप कंपटीशन एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप 2 से 3 बार इस क्लास को अच्छे से देखे होंगे तो, है ना। इससे आप अपना नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप नर्सिंग में हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, GNM नर्सिंग कर रहे हैं, तो भी आप अपने जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है। एम्स, नॉर्सेट, DSSB जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, स्टाफ नर्स जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आप इस नोट्स के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। एक वीडियो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।